तो सबसे पहले कार्तिकेय आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो पढ़ाई की कोचिंग में रह के की या कहीं और स्कूल में भी की या ऑनलाइन की, तो आपकी ये लाइफ की जो जर्नी रही है 11th-12th की, वो कैसे कैसे रही, आपने कैसे पढ़ाई की है, तो वो आप पूरा बताएं बच्चों को, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले और आपके जूनियरों को। ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं, शुरू में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। वास्तव में मैंने शुरू में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। मैं मज़े में जी रहा था। मतलब 11th है, 11th के बाद सभी 11th में जहाँ तक बच्चे मज़े में ही रहते होंगे, कोई बच्चा इतनी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा 11th में। हाँ, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। नहीं, यूपी बोर्ड में मैं सही बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड में बहुत कम बच्चे हैं 11th में पढ़ाई करते हैं। पर 11th के बाद जब तक 12th आई तो मेरे पास सर 6 महीने करीब रह गए थे। तब मैंने रियलाइज हुआ कि लेट हो रहे हैं, अब पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर भी जो पढ़ा था मैंने, उसका सबका रिवीजन, सबके नोट बनाए थे, जो मैंने एंड में जाकर मेरे बहुत काम आए। और स्कूल तो मतलब कम गया था, मैं सही बताऊँ, स्कूल में कम गया था, लेकिन पढ़ा तो था मैंने बस है। और एंड में तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एंड के 2 महीने ही होते हैं जो होते हैं तब। तो इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि आपने 11th में बहुत अच्छी नहीं पढ़ाई की है तो आप 12th में पास नहीं कर सकते। ये उदाहरण है, इन्होंने 11th में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, एवरेज पढ़ाई की, नॉर्मल जो स्टूडेंट करते हैं। लेकिन 12th में एग्जाम से 6 महीने पहले इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, लास्ट के 6 महीने। ठीक है, तो मान लो किसी बच्चे का 11th में किसी वजह से प्रॉब्लम हो गई, नहीं कर पाया, तो लास्ट में आपने कर लिया तो रिजल्ट आता है। समझ में आ रही बात? या फिर आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर लिया, बेस मजबूत कर लिया, तो बीच में गड़बड़ होगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो एक चीज और बताओ, जैसे आपने तैयारी की, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो 3 घंटे के लिए, तो उस 3 घंटे में बच्चों को कैसे एग्जाम देना चाहिए और कितना उनके अंदर धैर्य होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग जल्दीबाजी में थोड़ा बड़बड़ा के गलत कर देते हैं क्वेश्चनों को, या फिर राइटिंग की वजह से कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मतलब क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता है अपनी राइटिंग को सुधारो। बस 11th-12th मतलब जो 10th और 12th के पेपर देते हैं, बोर्ड्स के पेपर देते हैं, उनको अपनी राइटिंग सही रखनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग के ज़्यादा नंबर मिलते हैं और गलतियाँ कम करनी चाहिए पेपर में। मैंने मतलब मैथ का पेपर था मेरा, मैथ के पेपर में टाइम का पता नहीं चलता है। मैथ का पेपर में मेरे एक क्वेश्चन छूट गया था, मतलब एंड में 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि टाइम नहीं रहा। लेकिन बाकी सारे मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और एक क्वेश्चन आधा भी रह गया था, पर अटैम्प्ट किए तो उसके भी नंबर मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ो मत, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिखो, क्योंकि अटैम्प्ट के भी नंबर मिलते हैं। आपको पता होगा यूपी बोर्ड का नया रूल आया था कि आप क्वेश्चन को आधा भी छोड़ते हो तो भी उसके नंबर मिलते हैं आपको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब पेपर करो, छोड़ो मत। मतलब ये चीज तो हम लोग जब से आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी बता दें कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिखो, फॉर्मूला लिखो, कोई एक लाइन भी आपकी सही है तो उसका नंबर मिलता है। हम लोग तो खुद कॉपी चेक करने जाते हैं, जब हमने कॉपियां चेक की है तो हमें ये बोर्ड से अथोराइज पावर मिलती है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें अगर उन्हें थोड़ा भी सही किया उसका नंबर तो आता है 1 नंबर। तो एक तो राइटिंग और एक कंप्लीट अटेम्प्ट, आप कंप्लीट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है बेटा आपसे कि आपका एम क्या है? अब आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपका टारगेट है? सर फिलहाल तो मैं एनडीए की तैयारी करने जाऊंगा, मतलब एनडीए जहाँ मुझे अच्छा सूटेबल लगेगा वहाँ एनडीए की तैयारी करूंगा। अगर बाई चांस कुछ मतलब एनडीए नहीं होता है तो फिर मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक मेन इनका प्लान है, प्लान ए जो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव ले रहा है कि बाई चांस किसी वजह से, उसमें देखो फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, आर्मी फोर्स वाली चीज है, अगर किसी वजह से वहां पर नहीं होता है तो फिर मेरा दूसरा ऑप्शन रहेगा यूपीएससी। ठीक है, और यूपीएससी में भी एक प्लान बी के अंदर भी आप छोटा सा एक सब प्लान लेके चलो कि यूपीएससी में बाई चांस किसी वजह से नहीं होता है तो मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कर लूंगा। ठीक है, तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए। थैंक यू बेटा। ओलंपियाड का जो अभी एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी आज रिजल्ट आया है, उसका प्राइज मिलेगा, उसमें ये टॉपर है, तो एक बार इनके लिए तालियां। तो ये देखो, लुक, सुंदरता,
गोरा काला होना ये लाइफ में मैटर नहीं करता है। लाइफ में आपको आगे बढ़ाता है आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत। ठीक है, तो आप किसी भी लुक में रहे, छोटे बाल हो, बड़े बाल हो, गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप लाइफ में कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। तो दीक्षा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो आपने ओलंपियाड वाला जो एग्जाम था उसमें आपने टॉप किया है, तो पहले उस एग्जाम के बारे में बताएं कि आपने कैसे उसकी तैयारी की और कैसे एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया और आपको नंबर जो मिला है वो किस बेस पे मिला है, आप क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में? तो 10th क्लास का हमारा जो सिलेबस है उसी में से आया था पूरा पेपर, और वो भी साइंस का मैंने आपसे पूरा पढ़ाई है, तो उसकी मैंने कोई खास तैयारी की नहीं थी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ओलंपियाड जो एग्जाम था उसमें इन्होंने साइंस जो बैकग्राउंड है उससे एग्जाम दिया था, और साइंस इन्होंने हमारे यहाँ पढ़ी थी। तो जो 10th का 9th का जो सिलेबस है वही क्वेश्चन आए थे, उस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। तो इन्होंने मात्र क्लास में जो हमने पढ़ाया था जो बोर्ड का था उसी लेवल का पढ़ा था, सीबीएसई का, उसके अलावा कोई अलग से तैयारी नहीं की, फिर भी इनका फर्स्ट रैंक है उसमें। तो कहने का मतलब आप जो बोर्ड का जो पढ़ रहे हो 9, 10, 11, 12 जो भी, वही एग्जाम में आता है कंपटीशन में, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, तो दूसरा, आपने हमारे यहाँ कब से पढ़ रहे हो आप अंकुरम एकेडमी में, कितना समय हो गया? मुझे जब से 10th क्लास स्टार्ट हुई तभी से मैं यहीं पे पढ़ती हूँ। मतलब ये लगभग 1 साल से पढ़ रही हैं आपने, शायद मुझे याद है गर्मियों में स्टार्ट किया था, मई या जून से, हाँ, मैं ये उधर कोचिंग जब चलती थी। तो ये लगभग 1 साल से पढ़ रही है। तो 1 साल का आपका क्या रिव्यू है? आपने यहाँ पर मैथ और साइंस पढ़ा है, तो आप थोड़ा हमारे बच्चों को बताएं कि आपको कैसा पढ़ाई में चीजें मिली, आपको कैसे गाइड मिला, आपको गाइडेंस मिला, आपकी कैसे सपोर्ट की, टीचर्स का माहौल, कोचिंग का माहौल, और आगे आप क्या करना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ का गाइडेंस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मिला। और मुझे बहुत सारी कोचिंग है, जो हमारी स्कूल की कोचिंग है वहाँ से भी कहा गया था कि हमारी कोचिंग में जाओ, आप दूसरी कोचिंग में क्यों जा रहे हो, स्कूल से भी मना किया गया था। पर मैंने सर से कहा तो सर ने कहा कि उनको कहने दो, उनसे कुछ नहीं है, आप हम पे भरोसा रखो और यहीं से पढ़ाई करो। मैंने लास्ट में कुछ दिन स्कूल भी जाना बंद कर दिया था क्योंकि मैं कोचिंग ही आती थी बस, क्योंकि स्कूल में भी कुछ खास पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, जो भी बायोलॉजी के टीचर्स थे वो भी चले गए सारे, तो वहाँ पे कुछ खास पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैंने कोचिंग से ही पढ़ाई करी है सारी, जो भी किया है वो। और आगे का क्या टारगेट है 10th आगे में? मुझे MBBS करना है। 10th के बाद तो बायोलॉजी लेनी है 11th में, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर तो मुझे तो दीक्षा का जो एम है, जो टारगेट है, सपना है, वो है कि एक अच्छा डॉक्टर बनके अपने देश के लोगों की सेवा करना। ठीक है, तो जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला। तो ये है ललित फ्रॉम पापरी नगर, और ये 10th क्लास का इन्होंने एग्जाम दिया था इस साल, 12th पास आउट है, और इनकी परसेंटेज कितनी, 77% के साथ इन्होंने ये रिजल्ट दिया है। तो मैं बताना चाहूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में भी कभी कभार हो जाता है, जैसे इनका एक एग्जाम में बता रहे थे कि एग्जाम हॉल में कुछ थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो उस वजह से पेपर प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो एक पेपर उनका थोड़ा गड़बड़ हो गया था। नहीं, ये बच्चा, मुझे 100% भरोसा था, ये 90 लायक बच्चा था, मतलब 90 या 90 से ऊपर इसकी परसेंटेज आती। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि परसेंटेज मैटर नहीं करती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल्स है, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ललित आप बताएं, आप अंकुरम एकेडमी में कितने समय से पढ़ रहे हैं? मैं अंकुरम एकेडमी 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। मैंने 9th भी यहीं से किया, 10th भी यहीं से किया है, 11th भी यहीं से किया है, 12th भी यहीं से किया है। मतलब अपने जीवन के सबसे सुनहरे जवानी के है जो सभी दिन यही बिताया है। सभी दिन इन्होंने यही बिताए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब 9th क्लास में आता है तो वो एक यंग एडल्ट वाली एज में आ जाता है, तो अपने यंग एज के 4 साल कहीं पर गुजारना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 4 साल में आपको यहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या सीखा? टीचर्स का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला, गाइडेंस मिली, पढ़ाई मिली, आपको क्या क्या मिला वो सीधा आप जनता को बताएं। नहीं, यहाँ पे गाइडेंस जो है, गाइडेंस सर, ये सर है वो अच्छी गाइडेंस देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आगे क्या करना है, उसके हिसाब से फोकस बनाओ अपना, और जो भी करना है वो मतलब इनकी गाइडेंस अच्छी है, जिससे अगर कोई बच्चा कहीं दूसरे रास्ते पे जा रहा हुआ तो वो समझ जाता है, समय से पहले बता देते हैं कि तुम गलत जा रहे हो, इस दिशा में मत जाओ, तो फिर वो समय समय पर गाइड करते रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं इतना। तो
कहीं ना कहीं इनके लफ्जों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीच में कहीं ना कहीं भटके थे। अभी कह रहे हैं कि गलत रास्ते पे जाने से ब्रजेश सर गाइड करते रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कहीं ना कहीं बीच में भटके हैं। अब ये बताएं या ना बताएं, अब भटकने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये दोस्तों के चक्कर में पड़ गए हो, या मोबाइल के चक्कर में पड़ गए हो, घूमने फिरने के चक्कर में, इस उम्र में प्यार मोहब्बत भी हो जाता बच्चों को। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ जा रहे थे गलत दिशा में। तो यहाँ के जो टीचर्स है वो एक टीचर्स नहीं है, वो आपके बड़े भाई भी है, आपके माँ बाप भी है और आपके दोस्त भी है। तो अगर ये भटके थे और इनको कुछ गलत दिशा में जा रहे थे तो ब्रजेश सर ने या हमने या किसी भी टीचर्स ने इनको समझाया, तो एज ए फ्रेंड समझाया होगा और इनको उस रास्ते से रोका है और ये आज बच गए उस रास्ते से। तो ये लाइफ में अब बच जाएंगे, अब बच गए तो बच जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस कोचिंग की सबसे खूबसूरत जो बातें हैं वो ये है कि पढ़ाई के साथ में हम जीवन जीना भी सिखाते हैं। जीवन में जो परेशानी आ रही है उनको भी आगे जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन भी ढूंढ के देते हैं। ठीक है, तो ललित आपका आगे भविष्य में क्या टारगेट है, क्या एम है, क्या करना चाहोगे आप? मैं IIT करना चाहता हूँ, IIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ललित का जो एम है वो है IIT, जो इंडिया का सबसे जो बेस्ट कॉलेज होते हैं उनसे बीटेक करके और अपनी लाइफ को एक इंजीनियरिंग के फील्ड में भेजना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां एक बार इनके लिए। तो ये है लोकेंद्र, इन्होंने भी 12th क्लास का एग्जाम दिया है और ये पास हो चुके हैं। इनकी परसेंटेज कितनी है? 87% के साथ इन्होंने टॉप किया है, ये मान लो एक तरह से। ठीक है, टॉप 3 में है इनका नंबर। ठीक है, और लोकेंद्र आप बताएं अंकुरम एकेडमी से आपको क्या मिला है, आपने क्या अचीव किया अंकुरम एकेडमी में आकर, कितना समय हो गया आपको? सर मैं अंकुरम एकेडमी में क्लास 10th से आया हूँ और मैंने क्लास 10th में 5-6 महीने ही यहाँ पे पढ़ाई की थी, फिर भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। इसके बाद मैंने 11th की और 12th भी यहीं से। और पढ़ाई यहाँ पर अंकुरम एकेडमी में पढ़ाई के साथ साथ जो आगे के लिए सर बताते रहते हैं ये करो वो करो, और गलत रास्तों पे चलने से और हम बीच में भटके भी थे तो सर ने बताया कि ऐसा मत करो। और मैं कह रहा हूँ कि सर बता रहे हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए। अगर आप अलग से सोचते हैं कि नहीं हम तो अलग से पढ़ेंगे ऐसे, मैं कह रहा हूँ सर ने हमसे एक बात कही थी, मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ो बस, रोज़ ज़्यादा मत पढ़ो। सर मैंने वही विजय सर की बात ध्यान में रखी, उन्होंने इतना बताया उतना पढ़ा। एग्जाम टाइम पे भी उन्होंने बताया कि इतना पढ़ो ऐसे पढ़ो, मैंने वही रूल फॉलो किए पूरी। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब एक ही चीज निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो सही मायने में दी जा रही है। सही मायने का मतलब अकेला हम ये नहीं कि सिलेबस सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के आगे भी उस सब्जेक्ट का इम्प्लीमेशन कैसे होगा, उसको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में। जैसे बोल रहे हैं कि हम बीच में भटक गए, अब भटकने का मतलब वही है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मोबाइल गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर की लत लग गई है, साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज में घुस गए, दोस्त यारों के साथ घूम रहे हैं, नशे के अंदर भी कुछ बच्चे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब हम जब आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो हम आपके माँ बाप नहीं, उस टाइम आपके दोस्त हैं। दोस्त समझ के आपको सही गाइड किया जाएगा, आपको बचाया जाएगा उस रास्ते से। ठीक है, तो लोकेंद्र आपका क्या सपना है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? सर मैं UPSC करना चाहता हूँ और मैं IAS बनना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा सपना है, इनके लिए एक बार तालियां। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पिनाड में पहली बार आए थे उस टाइम कोई 6-7 साल पहले ज्यादातर UPSC तो बहुत बड़ी बात है, कोई पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के बारे में नहीं जानता था, बीटेक के बारे में नहीं जानता था, है UPSC तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज 5-6 साल के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि लोगों को पता चल रहा है कि भाई DM एक ऐसा पद है, एक IAS एक ऐसा पद है जो UPSC के थ्रू बन सकते हैं और हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कह रहा हूं जैसे जिसको भी UPSC करना है, SSC CGL करना है, कुछ बड़े लेवल के एग्जाम फाइट करने हैं तो प्लान B भी अपने साथ रखे, तैयारी करें, अपना टारगेट बनाए, लेकिन प्लान B एक लेके चले, एक टेक्निकल कुछ ना कुछ अपने पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जिससे लाइफ में बाई चांस प्लान A फेल होता है तो प्लान B पर आप काम कर सको। ठीक है, थैंक यू बेटा, ताली बजा दो। तो रविंद्र भाटी जी, यस सर। तो आप बताएं आपकी जो जर्नी रही है अंकुरम एकेडमी में
वो कैसे रही, कितना समय हो गया, आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर झेली हैं या सीखी हैं, सारी चीज़ें बताएं जनता को। मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए। मैंने ब्रिजेश सर से थोड़ी गाइड ली, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो उन्होंने बताया टाइम से कि ऐसे पढ़िए। फिर हमने पढ़ना शुरू किया और हमने 12th में भी अच्छा किया है। कितनी परसेंट बता दो अपनी। 67%। 67, अच्छी परसेंट, तालियां। और आगे क्या करना चाहते हो? आगे अभी फ़िलहाल में मैंने आगरा यूनिवर्सिटी दयालबाग से एडमिशन करा लिया है। वही अभी जो ब्रजेश सर बता रहे थे, उसी का फॉर्म डाल दिया है, उसी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी एक तो फीस कम है और सबसे बड़ी बात है इंडिया में उस यूनिवर्सिटी की इमेज है। आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, बोलोगे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दयालबाग यूनिवर्सिटी फ्रॉम आगरा, तो आपको एक अलग इज्जत मिलेगी। प्लस फीस कम है, ठीक है, आपके घर के पास है, कम खर्चा है आगरा में, ठीक है। तो सारी चीजें हैं और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ थैंक यू नहीं, एक गाना हो जाए यार, अरे यार एक गाना हो जाए, कोई गाना, शायरी, कोई पुराने वाला गाना, वो तो याद होगा। 2-3 लाइन सुना दे यार, दिल की गहराइयों से जो निकले। अरे पापी नागर से पिनाट तक कजाए रही खड़कड़िया सी, बाम बैठो एक मोड़ा युर बैठी कड़कड़िया सी, तो ढुका बोली मजा मोड़ा मोड़ा। अरे नाय पावन में पहने बिचिया, नाय आतन में डरी चुरी, और बालापन से दयो रड़ा वेद ब्रह्मा ने बुरी करी। तो विष्णु आप अपने बारे में बताएं, कितनी परसेंट रही आपकी और आपने अंकुरम एकेडमी में क्या क्या सीखा, कितना समय आपको हो गया? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। मैं 9th में आया था, मैंने 9th भी यहीं से की, हाई स्कूल भी, 11th भी, 12th भी, और 77% है मेरी 12th में। 77, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नॉलेज काफ़ी अच्छी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है, फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है, कैसे करोगे, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मिलता है यहाँ पे। और मतलब नॉलेज भी काफ़ी अपर लेवल की मिलती है यहाँ पे। अपर लेवल? हाँ, मतलब जो कितना वीक हो वो यहाँ पे मतलब आगे पढ़ाई करेगा, सर की बात मानेगा, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब उसको अच्छा आने लगेगा उसे, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकता है वो। तो आपका लाइफ में क्या क्या टारगेट है, क्या बनना चाहते हो? सर SSC CGL करने का सोचा है मैंने, और आप जो कह रहे थे प्लान B के बारे में, वो मैं सर उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो इनका टारगेट है SSC CGL से इनकम टैक्स, कस्टम वगैरह में ऑफिसर्स बनते हैं 3 स्टार, तो बहुत अच्छी जॉब है। मतलब ये मान लो UPSC के बाद दूसरा नंबर SSC CGL का आया इंडिया में, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। 40-45 लाख लोग उसमें बैठते हैं और उसमें 8-10 हज़ार सीटें हैं, कंपटीशन है। तो कंपटीशन है, इसका मतलब ये थोड़ी हम भी चढ़ जाएंगे, कम थोड़ी किसी से, लेकिन प्लान B हम लेके चलेंगे। मान लो SSC CGL में बाई चांस किसी वजह से नहीं होता है, तो आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा है जिससे आपको पार्ट टाइम जॉब करने में या अपनी करियर बनाने में आपको सहायता मिली, तो वो प्लान B बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एक बार ताली, बहुत अच्छी बात। तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी या सुना होगा, ब्रजेश सर ज्यादातर उस मूवी का जिक्र करते रहते, 12th फेल। तो 12th फेल में उसमें जो लड़का होता है वो 12th में फेल हो जाता है, ठीक है। 12th में फेल होने के बाद फिर वो कम बैक करता है, तो 12th पास करता है, दिल्ली में आता है, मुखर्जी नगर में जॉब करता है, जॉब के साथ में पढ़ाई करता है, और एक दिन IPS अधिकारी बन जाता है। ठीक है, हो सकता है अगला IPS आपके सामने खड़ा हो। तो अभिषेक बेटा आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या रहा, कैसे आप फेल हुए अगली साल, फिर आपने कैसे कमबैक किया, कैसे पढ़ाई की, और अंकुरम एकेडमी ने आपके साथ क्या क्या हेल्प किया? मैं 12th में पिछले साल फेल हुआ था। जबकि फेल भी नहीं हुआ था, मेरी 52% बनी थी। मेरे सारे सब्जेक्ट में यानी 5 लाख नंबर आए थे, 23 तो ज़्यादा नंबर आए नहीं थे। तो घर वाले कह रहे थे कि क्या करोगे, मैंने दोबारा करूँगा। तो घर वाले कह रहे थे पास तो हो गया, परसेंट का कोई मैनेज नहीं, मैं नहीं, मेरे को और आगे पढ़ना है, इस वजह से मैं दोबारा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोबारा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा से करेंगे, मैं देखता हूँ जो अच्छा लगेगा वहाँ पर जाऊँ। कई जगह पे गया था और फतेहाबाद भी गया था, मुझे बेस्ट लगी तो मैं यहाँ पर रुक गया। मुझे 1 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर अच्छा माहौल मिला पढ़ने का,
वहाँ पर भी अच्छा था, लेकिन वहाँ पर कुछ टीचर की प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया टीचर का, तो वहाँ पर नहीं पढ़ने का माहौल बन पाया इस वजह से। कहने का मतलब ये है, ये बच्चा फेल नहीं हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन परसेंटेज कम थी इसकी, 52% थी, लेकिन ये 52% से संतुष्ट नहीं था। देखो एक्चुअली में क्या है, मेरे हिसाब से नंबर तो कभी मायने रखने नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज का या गवर्नमेंट का उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि हमारे कॉलेज में भाई 60% तो मिनिमम होने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में भैया 50%, 55 या मतलब कोई ना कोई एक फिक्स क्राइटेरिया है, तो उसको भी पास करना है। तो वो क्राइटेरिया की वजह से उसने दोबारा 12th की, और इस साल कितना है 73%। 73%, बहुत अच्छी बात है। 52 से सीधे डायरेक्ट 72%। ठीक है, तो अब आगे लाइफ में क्या करना है, क्या टारगेट आगे क्या करना है? आगे अभी यूपीएससी की सोच रहा हूँ मैं, दिल्ली जाने की। बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी प्लान ए, प्लान बी कुछ है? देखो मैं प्लान ए और प्लान बी में थोड़ा सा, चलो ठीक है आप बैठ जाओ। प्लान ए और प्लान बी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने प्लान ए बना लिया, यूपीएससी या एसएससी सीजीएल, अब प्लान बी में आप डाल रहे हो कि बैंक पीओ है या रेलवे, भाई वो भी तो गवर्नमेंट जॉब ही है, वो भी उसी लेवल की है। प्लान बी का मतलब है ऐसी कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो जिससे अगर आपका प्लान ए फेल होता है, आपका अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता है, तो आपको प्राइवेट कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब मिल जाए। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, हम लोगों ने जब बीटेक किया था, तो बीटेक के साथ में हमारे कॉलेज में क्या क्रेज था, बच्चे यूपीएससी और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते थे, और बहुत से बच्चों का जो रेगुलर पढ़ते थे उनका हो भी जाता था। तो वहां पर क्या था, प्लान बी बच्चों का क्या है, बीटेक है, बीटेक से जॉब मिल जाएगी कंपनी में, और प्लान ए होता था यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ या रेलवे में है। तो उससे क्या फायदा हुआ, जैसे मैंने भी ये टारगेट बनाया था, मैं आपको खुल के बताऊं, मैंने अपने बीटेक में 2 साल तैयारी की एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ की। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी थी, और मेरा उस लेवल पे था कि अगर मैं थोड़ी सी और तैयारी करता, साल 6 महीने, तो हो सकता है मेरा हो जाता। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरी जो तैयारी थी गवर्नमेंट जॉब की, वो बीच में ही रह गई। लेकिन उससे मेरा प्लान बी क्या था, बीटेक थी मेरे पास, मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला, मुझे जॉब मिली, और मैंने जॉब की मल्टीनेशनल कंपनी में। तो अगर मेरे पास प्लान बी ना होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो प्लान बी कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा हो जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सके, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। समझ में आ रही बात? वो प्लान बी बना के रखो, और ए में आपको जो आपका टारगेट है वो रखो, दोनों को एक साथ लेके चलो। तो रमन सर आए, बच्चों को मेडल पहनाए। ताली ताली तो बजा बजा। ताली बजा दो। गोल्ड मेडल। अरे वो उनको फोन करवा दो, ओलंपियाड। ताली बजा दे, बजी नहीं रही ताली, तो बात ताली बजाओ। खींच खींच बेटा खींच।
फोटो खींच लिया वी का साइन दिखाओ सर आप भी दिखाओ आप भी दिखाओ नहीं पता सर भाई